मनीष, क्या अभी भी आप लोग से ज़्यादा आ रही है आवाज़ में? अभी भी दिक्कत आ रही है आवाज़ में? हेलो। अब क्या आवाज़ क्लियर है या फिर अभी भी दिक्कत आ रही है? कोई वन पर्सन प्लीज़ इन्फॉर्म मी। अभी ऑडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है मेरी? कोई कमेंट कर दो भाई प्लीज़। कमेंट सेक्शन में कोई एक कमेंट डाल दो कि आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं। अभी ठीक है? नेहा, अभी ठीक है आवाज़? अभी नहीं आ रही है बैकग्राउंड की आवाज़ पीछे से? अभी ठीक है? स्टिल नॉइजी बैकग्राउंड। ओके, मैं इसे हटा रहा हूँ ब्लूटूथ। अब बताएंगे, अब सही है? अब नॉइज़ नहीं आ रही है? अब सही है? क्योंकि मेरे ख्याल से शायद जो बड्स लगे हुए थे, ईयरबड्स, उसकी वजह से आवाज़ ख़राब आ रही थी। प्रज्ञा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो। अब नॉइज़ सही नहीं आ रही है ना आप लोगों को? आवाज़ में आ रही है? क्या आ रही है भाई? आवाज़ आ रही है या पीछे से शोरगुल ज़्यादा आ रहा है? विक्रम कुमार पांडे, आई होप अब तो नहीं आनी चाहिए नॉइज़, क्योंकि फ़ैन मैंने बंद कर दिया है, तो अब मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए पीछे से आवाज़। अरे कोई बताओ यार प्लीज़। पीछे से भी नॉइज़ आ रहा है। तबिश राज, अभी सही है तबिश, या अभी भी पीछे से आवाज़ आ रही है? क्योंकि अब फ़ैन नहीं चल रहा है भाई। हाँ अब ठीक है तबिश राज। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच तबिश। थैंक्स नेहा बताने के लिए कि अब सही है। तो आज के इस सेशन की, लाइव सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। और जैसा कि टॉपिक मैंने फेसबुक पे भी, अपनी आईडी पे भी शेयर किया हुआ था आप लोगों के साथ, कि आज के इस सेशन में विक्रम कुमार पांडे। विक्रम भाई अभी सही है आवाज़? क्योंकि दो लोग यहाँ पे हैं, तबिश राज और नेहा चंद्रा, ये कह रही है कि अभी आवाज़ सही आ रही है मेरी। तो विक्रम कुमार पांडे, क्या आपको भी सही आवाज़ जा रही है मेरी या नहीं जा रही है? प्लीज़ एक बार मुझे बता दें आप। मेरे ख्याल से आयो को अब सही होगी आवाज़ मेरी, क्योंकि अब फ़ैन भी बैकग्राउंड में नहीं चल रहा है और कोई नॉइज़ी चीज़ें नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से आवाज़ अभी सही होनी चाहिए, आप लोगों तक सही आवाज़ जा रही होगी। यही दिक्कत है यार, लाइव सेशन में ये सारी टेक्निकल जो प्रॉब्लम ऑक्योर होती है, यही दिक्कत आती है। चलो खैर कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अगर आवाज़ थोड़ी नॉइज़ी भी होगी तो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल सही आवाज़ जाए आप तक। अगर अभी जा रही है आवाज़ सही तो विक्रम कुमार पांडे एक कमेंट डाल दो भाई प्लीज़। यस अभी सही है। थैंक यू सो मच, लव यू भाई। तो चलते हैं। आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे आसपास हो रही है,
उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि आए कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों की बात करें, बीते कुछ दिनों की बात करें हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी हो गई है जिससे हम लोग काफ़ी सदमे में हैं। थोड़ा मतलब काफ़ी नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा झटका लगा है। लाइक एक सुशांत सिंह राजपूत जो हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उस चीज़ को लेकर जो हमारे यंगस्टर हैं, जो उनको एक फ़ैन हैं और जो फ़ैन नहीं भी हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा एक दुख पहुंचा, एक झटका लगा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप एक टैलेंटेड लोग हैं, उभर रहे हैं समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, सोसाइटी को, उसके बाद इस मुकाम पे पहुंच के ऐसी कोई घटना होती है तो आक्रोश जो लोगों में है, जो गुस्सा है, वो जायज़ होता है। दूसरी बातें हुई है कि जो गालवान घाटी है, वहाँ पे हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। उन्होंने अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए अपने देश की रक्षा की जो उन्होंने शपथ ली थी, उसको लेकर चलते हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। तो एक हम लोग श्रद्धांजलि हम सभी इंडियंस की तरफ से जो हमें सेव करते करते शहीद हो गए, उनके लिए एक श्रद्धांजलि हम सभी भारतीयों की तरफ से है। एक बहुत ही श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करता हूं उनके चरणों में। इन बैकग्राउंड प्रज्ञा सिंह अभी सही आवाज़ है, सबको सही जा रही है। तो एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनके चरणों में जो है एक नमन करता हूं, उनके चरणों पे अपना सर रख के, और हम सभी भारतीयों की तरफ से, इस भाव्या फाउंडेशन की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन 20 शहीद जवानों को। और सिर्फ बात उन 20 शहीद जवानों की आज की नहीं है, जो भी हमारी रक्षा करने के लिए आतुर होकर अपनी जान की बाजी लगाते हैं, उन सभी को मेरा सलाम है भाव्या फाउंडेशन की तरफ से। हम सभी का, इंडियंस का एक सल्यूट है उनके लिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट डेट है आज के लिए हमारी लाइफ में, सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट होती है, जहाँ पे कि हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे पेश करते हैं, अपने इस मिसाल के तौर पे, कि इस भारत भूमि में सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व नहीं रहा है। मानते हैं हम पितृसत्तात्मक समाज का नेतृत्व करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी महिलाएं भी हुई है जो समय समय पर समाज में अपना योगदान देने के लिए उभर कर सामने आई है। और उन्हीं में से एक 18 जून, आज की ही डेट 18 जून, आज से कुछ दशक पहले 1858 को वीर गति को प्राप्त होने वाली रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उस वीरांगना के चरणों में भी भाव्या फाउंडेशन की तरफ से मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित है। और हमें आपके बलिदान से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जो हमारी मातृ या महिला शक्ति हैं, उनके अंदर एक नेतृत्व की जो भावना है वो उत्पन्न होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग सिखाते हैं हमें एक तरीके से साहस देते हैं, इनकरेज करते हैं कि हम अपनी लाइफ को अपनी मिट्टी, अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बानी करने से भी पीछे नहीं हटें। और इसी जज्बे के साथ हम सभी उन भारतीय सैनिकों को, सिपाही को सलाम करते हैं। तीसरी चीज़ तो बात हो गई रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, और चौथी बात जो मैं कर रहा हूँ वो है कोरोना क्राइसिस चल रहा है आजकल हमारे देश में। बहुत भारी मात्रा में जो एक चीज़ घटित हुई है वो हुई है जो हमारे लेबर क्लास के लोग हैं, जिन्होंने ईंट पे ईंट रखकर हमारे मकान को बनाया, जिन्होंने पत्थर से पत्थर जोड़कर सड़कों का निर्माण किया ताकि मेरा यातायात जो है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, वो अच्छे रूप में हो सके। उनका पैदल जाना एक हृदय विदारक घटना इस कोरोना क्राइसिस के समय में उभर के आया। तो उन सभी साहसी लोगों को भी एक सल्यूट है भाव्या फाउंडेशन की इस पेज से। आज मैं उनको सल्यूट करता हूँ, भाव्या फाउंडेशन के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सभी की तरफ से, और टोटली उन सभी इंडियंस की तरफ से। तो ये भी एक आया है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है हमारे देश में, और हम कैसे इसे झेल रहे हैं, कैसे इसे झेल सकते हैं। हमारे अंदर वो साहस है कि हम झेल सकते हैं, हम इतने कैपेबल हैं। बस थोड़ा सा हमें अपने व्यवहार को बदलना है। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, फेस मास्क की बात होती है, हैंड सैनिटाइज़र की बात होती है। तो इन सारी चीज़ों को, प्रिकॉशंस जो भी है, आप यूज़ करने की कोशिश करें, और आप खुद को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें, अपने आसपास के लोगों को सेफ रखें। तो ये सारी बातें हो गई जो हमारे आसपास अभी करंट की इवेंट चल रही है उसके बारे में। और अभी सबसे पहले मेरा सभी को, आप सभी को नमस्कार है, जितने भी लोग हैं इस पेज पे लाइव आए हुए हैं, और जो लाइव नहीं आए, जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी को मेरा एक
प्यार भरा नमस्कार है। और आज की बात की हम शुरुआत करेंगे, और जो आज इस पेज पे टॉपिक डिस्कशन करने के लिए मिला हुआ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे शहरी जनसंख्या बहुत कम है। अर्बनाइजेशन हाल फिलहाल के टाइम पे शहरीकरण हुआ है हमारा, लेकिन उस अनुपात में नहीं हो पाया है कि ग्रामीण जनसंख्या को रिप्लेस कर पाए। और बेसिकली कहा भी जाता है कि भारत जो है वो गाँव में ही बसता है। अगर आप असली भारत को देखना चाहते हैं तो अगर आप कभी गांव नहीं गए हैं तो वहाँ पे जाकर देखें, वहाँ के वातावरण को देखें, वहाँ की जो रहन सहन है, लोगों की लाइफ स्टाइल है उसको देखें, वहाँ पे लोगों के खान पान के देखें। काफ़ी ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई कंट्री है हमारा। शहरों में भी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन उस मात्रा में देखने को नहीं मिलती है जिस मात्रा में कि गाँव में देखने को मिलती है। तो आज का टॉपिक यही है कि गाँव जो भारतीय जीवन शैली है, जो एक भारतीयता है, उसका नेतृत्व करने वाला भारतीय गांव का विकास आखिर कैसे हो, यही टॉपिक है आज की इस सेशन को रखने का। अमित कुमार ने लिखा है, वेलकम, थैंक यू सो मच अमित भाई। यही मकसद है इस आज के इस सेशन को रखने का कि आखिर जो ग्रामीण विकास है, जो एक तरीके से रूरल डेवलपमेंट की बात होती है, उसमें क्या कमी रह जाती है और हमें क्या करने की ज़रूरत है, कैसे हम उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों को आज मैं समेटे हुए आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। ये मौका मिला है मुझे भाव्या फाउंडेशन के इस पेज से लाइव होकर बात करने का इस बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ग्रामीण विकास भारत के लिए क्या है और क्या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं महात्मा गांधी जी को याद करते हुए उनके एक शब्द पे फोकस करता हूँ यहाँ पे। गांधी जी ने जब भी आज़ादी की बात की भारत की, तो एक तो जो औपनिवेशिक शासक था उनसे आज़ाद तो हमें होना ही था, अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश साम्राज्य से हमें आज़ाद होना ही था, लेकिन गांधी जी की आज़ादी का मतलब वो नहीं था। गांधी जी की आज़ादी का मतलब था ग्राम स्वराज। और ये ग्राम स्वराज अपने आप में एक वर्ड नहीं है, एक शब्द नहीं है, अपने आप में एक ग्रंथ है ग्राम स्वराज। इस चीज़ को हम समझते हैं कैसे ये ग्रंथ है, क्योंकि ग्राम स्वराज जो भारत गांव में बसता है, अगर उसको सही मायने में आज़ादी नहीं मिलेगी तो फिर वो भारत शायद बहुत क्रीपिंग वे में आगे बढ़ेगी, रेंगते हुए मुद्रा में आगे बढ़ेगी, तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि आज भी हमारे देश की ऐसी आबादी, बहुत सारी आबादी जो बीपीएल से भी नीचे रहते हैं। बीपीएल जो एक मानदंड हम लोगों ने तय किया हुआ है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नीचे रहते हैं। बहुत निर्धन लोग हैं, बहुत निर्धनता है समाज में उनके बीच। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती है, अच्छा रहन सहन नहीं मिलता है, स्वच्छता नहीं है उनके आसपास, जल की समस्या है, रोटी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि सारी चीज़ें ग्राम स्वराज में एक तरीके से इंटीग्रेटेड हो जाती है। तो हमारे गांव में निर्धनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से हाल फिलहाल के डेट में शहरों की ओर वो रोज़ी रोटी की तलाश में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन बड़े स्तर पर होता है गांव से शहरों की ओर भारत में, इसी वजह से। और ख़ास करके पुरुषों का माइग्रेशन ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में इसमें जो वुमेंस पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ा हुआ है। महिलाओं का भी अब जो है माइग्रेशन होने लगा है, चाहे वो एक मिडिल अपर क्लास की महिलाएं हो या फिर लोअर क्लास की महिलाएं हो, रोज़ी रोटी की तलाश में वो भी गांव से शहरों की ओर पलायन उनका होने लगा है। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि वो गांव से शहरों की ओर पलायन नहीं करें? उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, नीति निर्माता को क्या सोचना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। इन सारे सवाल पे जाने से पहले मैं गांधी जी की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। गांधी जी ने एक और वाक्य कहा था कि अगर भारत का सही मायने में विकास करना है या भारत को सही मायने में विकास की ओर लेकर जाना है तो हमें शहरी औद्योगिकीकरण को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, बल्कि गांव की ओर ज़्यादा फोकस होना चाहिए।
लेकिन आज़ादी के बाद हम लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकामयाब रही। आखिर क्यों नाकामयाब रही? कहीं ना कहीं हमारी गलती रही। और सबसे बड़ी जो गलती मैं मानता हूँ मेरी नज़र में, मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो पिछले कुछ सालों में, कुछ दिनों में मैंने देखा है और जो रिसर्च किया है, उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से एक टॉप टू डाउन अप्रोच को अपनाया है, आत्मसात किया है। और सबसे बड़ी टॉप टू डाउन अप्रोच में जो होती है वो होती है लीकेज की प्रॉब्लम। मतलब अगर ऊपर से 10 रुपये आ रहे हैं गांव तक जाने के लिए, तो वो गांव तक जाते जाते 50 पैसे से भी कम हो जाते हैं। और हम चाहते हैं कि उस 50 पैसे में हमारे गांव का विकास हो। संभव नहीं होता है, क्योंकि जितने पैसे आपको अलॉट किए गए हैं उतनी मात्रा में आपको अगर रकम नहीं मिल पाती है, तो आप बहुत सारी चीज़ों पे जो एक स्टेप होता है गांव को विकास करने के लिए, वो चीज़ें नहीं ले सकते हैं। तो हमें ज़रूरत थी बॉटम टू अप अप्रोच की, लेकिन हम लोगों ने टॉप टू डाउन अप्रोच को अपनाया। और यहीं पे हमारी सबसे बड़ी कमी उजागर हुई कि लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगी। 73वें संविधान संशोधन की मैं बात करूंगा, जिसमें कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमी रह गई। जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ एक तरीके से पावर का, उसमें भी कमी उभर के आई, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, इसलिए अपने पावर को वो जान नहीं पाए कि उनके लिए क्या चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है। गांव में लोगों के पास संसाधन की कमी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से गांव आज बहुत पीछे रह गया है। और गांव से शहरों की ओर इतनी मात्रा में माइग्रेशन हो रहा है, लोग जा रहे हैं शहरों की ओर काम की तलाश में। ये कुछ बेसिक टर्म की मैंने बात की, यहाँ पे बेसिक वर्ड्स की बात की है। अब सोचते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि जो ये रूरल डेवलपमेंट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारे बीच ये बातें हो रही है, आखिर इसका मकसद क्या है? हम अचीव क्या करना चाहते हैं गांव को विकास करके? गांव का रूरल डेवलपमेंट के बारे में जान के, सोच के, समझ के, क्या हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जानने से पहले मैं रूरल डेवलपमेंट को 2 तरीके से आपके बीच रखता हूँ, और ये 2 तरीके आपको समझने में बहुत ही फायदेमंद होगा। एक होता है ग्रामीण विकास का, जो एक बहुत बड़े स्तर पर मतलब होता है। वो होता है क्या कि एक सर्वांगीण यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए, समेकित विकास होना चाहिए गांव का। गांव में सड़क होनी चाहिए, गांव में बिजली होनी चाहिए, गांव में पानी होना चाहिए, गांव में शिक्षा होनी चाहिए, गांव में स्वास्थ्य की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, गांव में अच्छी रोड होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, ताकि कनेक्टिविटी प्रॉपर हो सके। लोगों के पास आजीविका के साधन होने चाहिए, लाइवलीहुड होनी चाहिए, उनकी जो रोजी रोटी है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक बृहद स्तर पर गांव को हम देख रहे हैं। उनके पास अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, रहने के साधन होने चाहिए, उनके लिए एक कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए जहाँ पे वो फसल का उत्पादन करके कुछ दिनों के लिए स्टोर कर सकें, रख सकें। तो ये एक बड़े स्तर पर मैं ग्रामीण विकास की बात कर रहा हूँ। अब अगर नैरो वे में देखें, एक नैरो मीनिंग भी ग्रामीण विकास के निकल के सामने आता है। मतलब एक छोटे स्केल पर अगर मैं इस बात को आपके पास रखूं, तो गांव में पशुपालन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, गांव में कृषि के लिए अच्छे साधन होनी चाहिए, सिंचाई के साधन होने चाहिए, गांव में उनको फसल के अच्छे बीज होने चाहिए, खाद की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव में उनके लिए अच्छे से उन चीज़ों को व्यापार वो कर सकें, व्यापारियों तक पहुंचा सकें, और कोई बिचौलिया जो मीडिएटर है वो ना हो, ताकि उस चीज़ का कमीशन खा जाए और किसानों को नुकसान हो जाए। तो एक नैरो मीनिंग हो जाता है ग्रामीण विकास का, एक छोटा मतलब हो जाता है। लेकिन एक बृहद मीनिंग में हमको ग्रामीण विकास को समझना है और देखना है। आज इस नैरो मीनिंग की बात करेंगे। ये नैरो मीनिंग जो है ग्रामीण विकास का एक सबसेट होके निकलता है बृहद मीनिंग से ही, और बृहद मीनिंग को मैं सुपर सेट की कैटेगरी में रखता हूँ कि अगर आप सारी चीज़ें जब विकास करेंगे तो गांव में लोगों को रोज़गार अच्छे से मिल पाएगा, लोग इन्वॉल्वमेंट दिखा पाएंगे अपनी रोज़गार के साधनों में। तो ये एक बृहद स्तर पर ग्रामीण विकास को हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गई जो ग्रामीण विकास की बात मैंने की है कि नैरो और एक जो शैलो मीनिंग है वो क्या है, एक नैरो और एक ब्रॉड मीनिंग क्या है ग्रामीण विकास की, इस बारे में मैंने बात की। अब बात करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में गांव में भी कुछ परिवर्तन देखे जा रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं हमारे गांव में, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं गांव में। तो इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैंने नोटिस करी है
गांव में विकास के लिए जो परिवर्तन आ रहे हैं और जो उनके पास पोटेंशियल है, उन चीज़ों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि उनमें आखिर क्या चीज़ें ऐसी है जहाँ वो अच्छे से अपने गांव को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि गांव के पास एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट जो है वो है नेचुरल फैक्टर, यानी प्राकृतिक कारक है उनके पास। प्राकृतिक कारक में क्या है, उनके पास खेत है, खलिहान है, ज़मीन है, घास के मैदान है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, पठार है, ऐसी तमाम चीज़ें, वन है, ऐसी तमाम चीज़ें जो गांव में रिसोर्सेज के रूप में अवेलेबल है। अगर उनका हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, एक मैकेनिज्म ऐसा बनाएं कि उन सारी चीज़ों को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, तो हमारे भारत के गांव में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में जो इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में लगे हुए हैं, शहरी क्षेत्रों तक ही सिमट के रह गए हैं, गांव तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पाती है। और ये सिर्फ एक समस्या नहीं है हर एक जगह के लिए, हर एक जगह की अपनी अलग अलग समस्या है। इस बारे में भी बात करेंगे हम। दूसरी जो चीज़ें उभर कर सामने आती है वो होती है तकनीकी कारक, एक जो टेक्निकल फैक्टर जिसको हम कहते हैं। गांव में वो चीज़ें हमारे यहाँ पे परंपरागत तरीके से चली आ रही है। जैसे हम गांव में देखते हैं कि हम पानी का कंजर्वेशन बड़े अच्छे से करते हैं। शहरों में वो चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने ज़्यादा। यहाँ पे लोग नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गांव में आप देखेंगे जितनी ज़्यादा खेत को पानी की ज़रूरत है, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही क्वांटिटी में हम पानी को खेत में आने देते हैं। बाकी उस पानी को या तो कहीं स्टोर कर देते हैं, किसी तालाब में छोड़ देते हैं जाने के लिए, या फिर किसी और के खेत में बहा देते हैं ताकि उनके खेत की भी सिंचाई हो सके। तो एक जो तकनीक है हमारा परंपरागत गाँव में, बहुत सारे फैक्टर में वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी तकनीक को लेकर चलना है, क्योंकि तकनीक एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा अपग्रेड होती रहती है। लेकिन कुछ तकनीकें ऐसी है जिसका स्थान नई तकनीक नहीं ले सकती है। तो मैं उन तकनीकों की बात कर रहा हूँ कि उन तकनीकों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो गांव में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एक फैक्टर के रूप में लेकर आती है वो है सामाजिक कारक। शहरों में तो एक फ्लोर पे 3 आदमी रहते हैं, तीनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि भाई वो कहाँ से है, वो कहाँ से, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। रामलाल की चिट्ठी आती है तो श्यामलाल को पता नहीं होता है कि हाँ ये रामलाल मेरी ही बिल्डिंग में रहता है। लेकिन गांव में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। गांव में बच्चा बच्चा एक दूसरे को पहचानता है। अगर आपके गांव की जो एरिया वाइज 5 किलोमीटर का गांव है तो उस 5 किलोमीटर में 98% लोग एक दूसरे को पहचान रहे होंगे। शायद ही 2% ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन से वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत न किया हो, तो वो नहीं पहचान पाएंगे लोगों को। लेकिन 98% लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, उनके बीच इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। शाम को मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, कभी खेत पे मिलते हैं, कभी किसी अड्डे पे मिलते हैं, कभी किसी पेड़ के नीचे मिलते हैं, बातचीत होती है, एक दूसरे के साथ वो डिस्कशन करते हैं अपनी फसलों को लेकर, अपने और चीज़ों को लेकर। तो एक सामाजिक फैक्टर गांव में बहुत इंपॉर्टेंट है गांव के विकास के लिए। और ये फैक्टर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हम क्लस्टर बेसिस पर, जो क्लस्टर बेसिस की आज इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही है, उस बेसिस पर गांव का विकास कर सकें एक दूसरे को जोड़कर। और आगे की बात करते हैं कि ग्रामीण विकास में एक और चीज़ है आर्थिक फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर की मैं बात करता हूँ, आर्थिक कारक। देखिए गांव थोड़े पिछड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन जो ये भौतिकतावाद शहरों में आप देख रहे हैं, ये ट्यूब लाइट पीछे लगी हुई, ये पंखा, ये बड़ी बड़ी एसी, ये कूलर, ये सारी चीज़ें गांव में लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि वो हैबिचुअल होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो गांव में उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पड़ती है, तो उनके पास अच्छी खासी एक सेविंग्स हो जाती है। अगर हम गांव के लोगों को एक जॉब 10,000 की भी दे दें, तो मैं इतना श्योर कह रहा हूँ आपसे कि वो उस जॉब से अपना भरण पोषण करके भी साल में 1 कट्ठा या 2 कट्ठा ज़मीन कहीं ना कहीं खरीद ही लेगा। तो एक इकोनॉमिकल जो फैक्टर है गांव में वो भी मौजूद है, पोटेंशियल है, लेकिन हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा कि क्या रीजंस है कि गांव के जो पोटेंशियल है उसका हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगला जो फैक्टर है इम्पोर्टेंट वो है सांस्कृतिक। जी हाँ,
मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे लोकगीत होते हैं, जिसको आप समझ रहे हैं, फगवा गाते हैं आप बैठ के गाँव में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दुर्गा पूजा पे ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, स्कूल के बच्चे भोजपुरी गाने गाते हैं। खैर ये मजाक का विषय है, लेकिन सांस्कृतिक कारक भी हमारे गांव में बहुत अच्छे से मौजूद है। प्रॉपर तरीके से अगर उसका यूटिलाइज करें तो बहुत अच्छे तरीके से हम गांव को आगे ले जा सकते हैं विथ एंजॉयमेंट। वो अपने काम को एंजॉय करेंगे। हमने देखा है गांव में जब धान की रोपनी होती है तो जो रोपनी करने लोग आते हैं खेतों में, तो जो रोपण करते हैं वो लोग कई सारी चीज़ें सिर्फ काम नहीं करते, वो एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे गांव के लिए। अगली बात करेंगे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की मैं बात करूंगा कि गांव में ये फैक्टर तो है, लेकिन इस फैक्टर ने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले नहीं किया है। वैसे इन सारे फैक्टर ने रोल गांव के विकास में बहुत अच्छे से प्ले नहीं किया है, लेकिन जो राष्ट्र वाला फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये है राजनीतिक कारक। भाई शहरों में रहते हैं, पता नहीं किसको वोट करना है, 2 स्कूल बनवा दिए किसी ने, चलो ठीक है वोट कर देते हैं। लेकिन गांव में राजनीतिक फैक्टर ये है कि वहाँ पे लामबंदी होती है गांव में। अगर हम निगोशिएट करें पॉलिटिकल जो लीडर हैं, जो हमें लीड कर रहे हैं उनके साथ, तो एक बेहतर गांव की संरचना आ सकती है उभर के। पॉलिटिकल एडवांटेज भी ले सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ 1-2 लोग नहीं होते हैं कि इस पार्टी के हैं, दूसरे लोग किसी और पार्टी के हैं। वहाँ पे एक मास होती है, लोगों का एक समूह होता है, ग्रुप्स होता है जो कि पार्टी में बटे होते हैं। तो हम एक दूसरे से अच्छाई के लिए निगोशिएट कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है। और आज तो जब से ये सोशल मीडिया का ट्रेंड शुरू हुआ है तब से गांव में पॉलिटिकल फैक्टर जो है और ज़्यादा उभर के सामने आया है, चाहे वो फेक न्यूज़ के रूप में ही क्यों ना उभर के सामने आई हो, लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा गांव में उभर कर सामने आया हुआ है। और इस कारक का भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं ग्रामीण विकास के लिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार रही है आज़ादी के बाद से, इन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं ग्रामीण विकास के लिए और इनका असर क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमने स्टार्टिंग से टॉप टू डाउन अप्रोच को अपनाया, मतलब ऊपर से विकास का रास्ता नीचे तक पहुँचेगा। इसी को हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है कि जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, उन्होंने भारतीयों को, अंग्रेज़ों ने, मतलब जो उनके वेस्टर्न एजुकेशन के जो समर्थक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सबको एजुकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप निस्पंदन सिद्धांत को अपनाओ कि छन छन के शिक्षा पहुँचे, 5 लोगों को शिक्षित कर दो, बाकी वो 10 को करेगा, 10 फिर 20 को करेगा। इस तरीके से ये चीज़ें टॉप टू डाउन अप्रोच की ही बात थी। वो 5 लोग सोचिए अगर सो जाए तो क्या शिक्षा गांव तक या हमारे लोगों तक पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। यही चीज़ हुआ है। हमने क्या किया है, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई है उसका बहुत बड़ी मात्रा में सेंट्रलाइजेशन कर दिया है, मतलब ब्यूरोक्रेट जो है वही उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तरीके से लाल फीता शाही हो गई है हमारे सिस्टम में। और इस वजह से क्या हुआ है कि आपको अगर गांव में एक पुलिया बनवाना है तो पहले आप वार्ड मेंबर के पास जाएंगे, फिर मुखिया के पास जाएंगे, फिर पंचायत समिति के पास जाएंगे, फिर जिला परिषद के पास जाएंगे, फिर बीडीओ के पास जाएंगे, फिर डीएम के पास जाएंगे। वहाँ से भी बात नहीं बनेगी, आप विधायक के पास जाएंगे, आप एमपी के पास जाएंगे, लेकिन कहीं से बात नहीं बनेगी तो वो गाँव में एक पुलिया नहीं बन पाएगा। ये टॉप टू डाउन अप्रोच का डिसएडवांटेज रहा है। बहुत मामले में एडवांटेज भी रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा है कि हमारे गांव तक विकास की जो नींव है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाई है। अब इस अप्रोच को ख़त्म करके सरकार कुछ हद तक बॉटम टू अप अप्रोच को अपनाने की कोशिश में लगी है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए आप किसी मैटर पे डायरेक्ट गवर्नेंस के साथ जुड़ सकते हैं, जो हमारा प्रशासन है उसके साथ जुड़ सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी चीज़ें आई है जब से डिजिटलीकरण हो रही है चीज़ों का, जब से ये डिजिटल दुनिया हावी हो गई हमारे समाज पे, तो बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आई है। और ऑफ कोर्स आगे भी होप बना के रखेंगे हम लोग, उम्मीद है कि आगे आएगी ये चीज़ें।
अब हम हर एक मैटर पे, चाहे वो लीगल ऐड हो या फिर किसी पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो, वो सारी चीज़ें हम लोग डिजिटल तरीके से जान सकते हैं। जान सकते हैं, क्यों जान सकते हैं? अगर आप एजुकेटेड हैं तो। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो शायद आप फेसबुक पर या कोई पोस्ट को आप, अगर आपके आपके मतलब फ़ायदेमंद है आपके लिए, बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप उसको देखकर स्लाइड कर देंगे। लेकिन वहीं कहीं अगर आप शिक्षित नहीं हैं, एक भोजपुरी गाने की क्लिप आएगी तो आप उस क्लिप को पूरा देखेंगे। ये हमारा मेंटल लेवल सिर्फ इसीलिए नहीं है, ये मेंटल लेवल इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमने एजुकेशन को प्रेफर नहीं किया है। हम अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं हैं। हमारे राइट्स क्या है, हमारे जो अधिकार हैं क्या हैं, इन चीज़ों के लिए हम अवेयर नहीं हैं। और अवेयर कब होंगे? एक कहावत कही जाती है कि आप किसी को बंदूक दे दो और उसे जब चलाना ही नहीं सीखा हो तो वो बंदूक चलाएगा, क्या करेगा बंदूक का? उसे तो कोई हाथ पैर से मार के चला जाएगा, वो बंदूक रखे रहेगा अपने पास। तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो इस चीज़ की है कि हम लोगों को, हमारे जो समाज के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं या शहरी जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर, उन तक चीज़ों की जानकारी पहुंचाएं, पैम्पलेट्स के ज़रिए लोगों तक अनाउंसमेंट करवाएं उन चीज़ों की। ये सरकार का दायित्व है कि लोग उससे जागरूक होंगे। आपने वन स्टॉप सेंटर खोल दिए हैं, वहाँ पे सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन वो वन स्टॉप सेंटर तक जा ही नहीं पाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि वन स्टॉप सेंटर क्या चीज़ होती है, क्या करेंगे वो जाकर वहाँ पे। आपने कृषि विज्ञान केंद्र खोल के रखा हुआ है, लेकिन किसानों को पता नहीं है कृषि विज्ञान केंद्र क्या है। सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड की जो स्कीम है उसको लॉन्च किया, फसल बीमा योजना, इन तमाम तरीके की स्कीम है, लेकिन लोगों तक इनकी रीच बहुत ज़्यादा कम है, पहुंच नहीं हो पा रही है। रीज़न अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ये लोगों में लैकनेस ऑफ अवेयरनेस, उनके पास जागरूकता नहीं है, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं कि उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें समाज में सरकार ने पहुंचाई है, सरकार को ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट की है। इनफैक्ट मैं भी एक गांव से, और भाविया फाउंडेशन जो गुड्डा के आसपास के इलाके हैं वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, और इसीलिए मैं आज इस पेज के ज़रिए आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ कि इस फाउंडेशन ने जो एक चीज़ें आगे बढ़ाई, लोगों को जागरूक किया है अपने राइट्स के लिए, अधिकार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, मॉरल एजुकेशन के लिए। तो जब इन लोगों ने, इनके एडमिन ने, ये जो हमारे जुड़े हुए भाविया फाउंडेशन से लोग हैं, इन्होंने बहुत साहसिक कदम उठाया है। इन युवाओं ने समाज को एक आईना दिखाया है कि आपकी रियलिटी ये है, वो रियलिटी नहीं है जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए जब इन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिली, और मैंने बोला बिल्कुल मैं आऊँगा, क्योंकि मेरा बचपन पूरा गाँव में बीता हुआ है, बौसी के आसपास, और वहाँ पे मैंने चीज़ें देखी है क्या होती है। तो इस वजह से आज मैं इतनी सारी चीज़ें अज्यूम करके आपके बीच रख पा रहा हूँ। तो गांव की ये तो बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे गांव के लिए कुछ सरकार तो कोशिश कर रही है, मनरेगा स्कीम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, बहुत सारी चीज़ें सरकार लेकर आ रही है। ठीक है, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, बहुत सारी चीज़ें सरकार स्कीम लेकर आई है। इनफैक्ट कृषि एक ऐसा फील्ड है जिसको कि सरकार ने इतनी इम्पोर्टेंस दी है, जो कि हमारे GDP में बहुत ही कम योगदान करता है, लेकिन फिर भी सरकार ने इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उनको पता है कि आज भी लगभग 55% के आसपास जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के कामों में लगे हुए हैं। शहरों की ओर माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, नो डाउट, लेकिन जब पुरुष कृषि को छोड़कर चले जाते हैं, आज की डेट में एक टर्म यूज़ हो रहा है, मैंने बहुत सारी न्यूज़पेपर में इस टर्म को पढ़ा हुआ है कि अब जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर का महिलाकरण हो रहा है। पुरुष तो शहर की ओर चले आते हैं अपनी जो काम की तलाश में, अपनी जॉब के लिए, और जो गांव में महिलाएं रहती हैं वो कृषि कार्य में लगी हुई हैं, अब उसको संभाल रही है। तो हमारे यहाँ पे महिला किसान की कोई परिभाषा ही नहीं है। मतलब अगर कोई किसान है तो वो पुरुष है, अगर एक महिला होकर आप कहेंगे मैं किसान हूँ तो या तो आप हंसी के पात्र हैं या फिर लोग कहेंगे अरे आप किसान कैसे हो सकते हैं, आप तो गृहिणी हैं। तो ये दिक्कत है हमारे समाज में।
तो मैं बात कर रहा था कि जीडीपी में हमारे कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत कम है और यही वजह है कि लोग अच्छी पैदावार नहीं हो पा रही कृषि में। हमने बहुत सारी स्कीम्स चलाए हुए कृषि के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, लेकिन इस बारे में प्रॉपर जागरूकता अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है सरकार को। और सरकार को ही नहीं, एक नागरिक होने के रूप में हमारी भी ये ड्यूटी होती है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता चल रहा है तो वो चीज़ें आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो उसका एडवांटेज ले सके जो उसके लायक है। ऐसे लोगों के साथ, अब किसी अमीर के साथ हम शेयर करेंगे भाई फसल बीमा योजना है, तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक साल अगर उनके खेत में पैदावार ना भी हो तो उनके पास इतने पैसे बैंक अकाउंट हैं, वो ऐसे सूद पे पैसे उन्होंने लगा के रखे हैं कि इंटरेस्ट पे रहकर वो 2-3 साल अपना निकाल लेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो रियल नीडी है उन तक अपनी बात पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। तो ये बात हमने की, बहुत सारी फैक्टर जो हैं, बहुत सारे कारक जो हैं एग्रीकल्चर या ग्रामीण विकास में जो बाधा बन के इस वक्त उभर कर सामने आए, इन सारे चैलेंजेस के बारे में हमने बात की। अब मैं और भी बातें करूंगा इस बारे में, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं इस फाउंडेशन के बारे में, भाविया फाउंडेशन के बारे में। शायद मुझे सारे लोगों का नाम नहीं पता है कि इस फाउंडेशन से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस फाउंडेशन के साथ, जितने भी इनके एक्टिव वॉलंटियर्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, या जो भी लोग इसके पीछे जिनका भी हैंड है, जो भी जिनका भी हाथ है, उनके लिए एक तो बिग थैंक यू है मेरी तरफ से कि आप लोग सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा धन्यवाद है मेरी तरफ से। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को समझ रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग समाज के लिए। भाविया फाउंडेशन की इस पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू है। और ऑब्वियसली जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो धन्यवाद के पात्र बनते हैं, और आई होप आप इस अच्छाई को आगे ले जाएंगे। तो गोड्डा ज़िला झारखंड में मेरा भी जाना कई बार होता रहता है, वहाँ पे मेरे भी कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो मैं आते जाते रहता हूँ वहाँ पे। तो गोड्डा ज़िला जो झारखंड महाकामा अनुमंडल के गांव में जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, जो विकास है और जो फैसिलिटीज़ है, उसको प्रोवाइड करने के लिए, जो सुविधाएं लोगों को चाहिए उसे प्रदान करने के लिए एक इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ये टीम काम कर रही है। आई होप आपको गुड लक है, आप इस पे काम करें, मेरी तरफ से गुड लक है, आप आगे बढ़ें और लोगों को एक जो बृहद स्तर में मैंने एक मैसिव वे में बात की कि रूरल डेवलपमेंट की बात करी, उसको आप लोग उसके ड्रीम को फुलफिल करें। तो इसमें क्या होगा, ये लोग बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों को बिजली कनेक्शन प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पानी तक पहुंच, वैसे सरकार की भी स्कीम है नल जल योजना, बहुत सारी स्कीम सरकार की भी है। तो इन सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में ये लोग लगे हुए हैं ताकि सरकार के रूप में एक सहायक, एक असिस्टेंस के तौर पर ये लोग भी लोगों तक पहुँचे और काम करें। रोड कनेक्टिविटी को ये लोग अच्छे से वेल वे में डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं ये लोग कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो इनके आसपास गोड्डा का जो ये महागामा अनुमंडल है उसके आसपास की जो हेल्थ सेक्टर है, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी जो भी हेल्थ सेक्टर है, उनके ऊपर इन लोगों का फोकस ज़्यादा है। शिक्षा में जहाँ तक बात है, प्राइमरी सेकेंडरी हर स्तर पर ये लोग काम कर रहे हैं। लोगों तक जो नीडेड है, जिनको बुक की ज़रूरत है, उनको बुक प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिनके बच्चे काम की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश में अपने बच्चों को भी काम पे लगा रखा है, जो पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, नहीं जा पा रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं आप लोग। भाविया फाउंडेशन की पूरी टीम उन लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात अभी हमने की कोरोना क्राइसिस में, तो उसके तहत ये लोग उसमें भी काम कर रहे हैं। जल की बात हो गई, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों की कि अगर आप अपने आसपास स्वच्छता नहीं रखते हैं तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ आप लोग जो एग्रीकल्चर के फील्ड में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, आप लोग लोगों को बता रहे हैं कि आप सॉइल हेल्थ कार्ड का जो प्रोजेक्ट है सरकार का, उसके तहत आप लोग लोगों की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए लैब में भेज रहे हैं कि आपकी मिट्टी में किन न्यूट्रिएंट की कमी है, एनपीके रेशियो क्या होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे
आय की बात कर रहे हैं आप लोग, लोगों को रोज़गार देकर, जो स्किल है उनके पास उस स्किल का यूटिलाइज करके, और होना भी चाहिए। मैं मानता हूँ कि मैं बड़ा ही खुश हुआ जब मैंने ये बातें सुनी कि जब यूपी गवर्नमेंट ने, मैं यूपी पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ इस वक्त, कि जो लोग बाहरों से आ रहे हैं, अदर स्टेट से या अदर सिटीज़ से आ रहे हैं, तो उनके लिए एक स्किल मैपिंग की योजना बनाए, स्कीम चलाए स्किल मैपिंग के लिए कि आप वहाँ पे क्या करते थे उन शहरों में। तो ये अच्छी बात है, लोगों की स्किल मैपिंग होनी चाहिए ताकि उनको उनकी स्किल के हिसाब से काम मिल सके। तो आप लोग इस पे भी फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये सारी चीज़ें। आप लोग स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। हमारे गांव में टैलेंट इतने ज़्यादा हैं जिनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन इस फील्ड में, खास करके स्पोर्ट्स के फील्ड में, आप जहाँ देखेंगे बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे, छोटे छोटे फील्ड पे, ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आएंगे। तो उनके पास स्किल है, बहुत अच्छे स्किल हैं। उनको अगर आप ट्रेंड करेंगे तो हमारे जो कंट्री है, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इन चीज़ों के ऊपर आप लोग फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को मिला दें तो एक बेसिक फैसिलिटीज़ की जो बात आती है, जिसको कहते हैं बुनियादी सुविधा, हम लोग कहते हैं कि लोगों के घर के पास नाले पे ढक्कन होना चाहिए, पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए उनके आसपास। इन सारी चीज़ों पे आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक मिसाल है। भाविया फाउंडेशन इतने बड़े स्केल पर लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा लोगों के साथ जब आप जुड़ेंगे। और पूरी टीम जो भाविया फाउंडेशन की इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको फिर से एक बार मैं थैंक यू कहता हूं कि आप लोगों ने समाज के जो इंटीग्रेटेड, ये विलेज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आप लोगों ने नाम रखा, तो ये बहुत आपके डेफिनेशन को बिल्कुल फुलफिल करता है। ये प्रोग्राम आप हर लेवल पे जा रहे हैं, लोगों के साथ हर लेवल पे जुड़ रहे हैं, सिर्फ एक लेवल पे नहीं जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप हर लेवल पे जुड़ रहे हैं। आप स्किल डेवलपमेंट की बारे में बात कर रहे हैं कि आपके स्किल कैसे अच्छे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। अब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा मैं फोकस करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि गांव में जो लोग रहते हैं, अगर आप किसी को बोलेंगे शहर में कि मैं गांव से रहने वाला हूँ, तो वो बेसिकली यही बोलेंगे कि अच्छा खेती करते होंगे भैया, क्या क्या अपने खेत में उगा लेते हैं आप, किस चीज़ की फसल लगी है अभी। तो वो लोग समझते हैं कि गांव में जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही रहते हैं। तो एग्रीकल्चर की मैं ज़्यादा बात करता हूँ आज यहाँ पे। अभी फिलहाल बात तो सारे एस्पेक्ट्स पे करेंगे, जितने भी पहलू, उनको मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी जितनी मेरी समझदारी है उस हिसाब से मैं खोलने की कोशिश करूँगा। तो एग्रीकल्चर की बात करें अगर, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब राज्य अनुसूची। हमारे संविधान में 3 अनुसूचियाँ हैं। एक यूनियन लिस्ट यानी सेंटर लिस्ट जिसे कहते हैं, उस पर सिर्फ कानून केंद्र सरकार बनाती है। एक राज्य अनुसूची होती है, स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक समवर्ती अनुसूची, उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो ये 3 अनुसूचियाँ हैं। तो थोड़ा पॉलिटी की बात कर लेते हैं। इन 3 अनुसूची में क्या फ़र्क है, शायद अगर आप लोग होंगे नए, इस वर्ड से वाकिफ़ नहीं होंगे, तो आपको समझना ज़रूरी है। यूनियन लिस्ट जो है, सेंटर लिस्ट है, उस पर सिर्फ केंद्र सरकार संसद में बैठ के कानून बनाती है, संसद उस पर कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और कभी अगर दोनों के बीच क्लैश हो जाए तो सेंटर का जो लॉ है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके ऊपर मतलब वरीयता मिल जाती है, जो स्टेट लिस्ट है। तो एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे बहुत हद तक तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ हद तक कुछ चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में भी आती है। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर के बारे में एक जो गलत कॉन्सेप्ट है हमारे बीच, वो ये है कि एग्रीकल्चर से मतलब हम सिर्फ निकालते हैं, अगर हम धान गेहूँ की खेती कर रहे हैं तो भाई हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये समझते हैं हमारे बीच। एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप देखें तो सारी चीज़ें आती है। अगर आप पोल्ट्री फार्म खोल के रखे हुए हैं तो वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, कृषि का पार्ट है। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो वो भी कृषि का पार्ट है। अगर आप वानिकी कर रहे हैं, कहीं आपने बांस की खेती की है, वो भी कृषि का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर का पार्ट होता है।
तो एग्रीकल्चर में एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है एग्रीकल्चर, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एग्रीकल्चर की बात हुई। अब एग्रीकल्चर को आज़ादी के बाद से ही हमने इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। गांव में बहुत सारी चीज़ें हमने एग्रीकल्चर के लिए, आपने सुना होगा कि हरित क्रांति जैसे वर्ड्स लेकर आए हम लोग ताकि पैदावार बढ़ सके, लेकिन इसका बेनिफिट इंडिया के हर फील्ड में नहीं हो पाया। कुछ हद तक जो हमारा ये पश्चिमी भारत है वहीं तक सिमट कर रह गया, कुछ हद तक यूपी के कुछ भाग तक का हरित क्रांति का असर हुआ, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो राज्य की इच्छा शक्ति की कमी रही, जो पॉलिटिकल हमारे लीडरशिप रहे जिन्होंने हमें लीड किया, उनकी इच्छा शक्ति की कमी रही कि बहुत बड़े स्केल पर हम एग्रीकल्चर को जो हरित क्रांति से जोड़ने की बात थी वो नहीं जोड़ पाए। उसके बाद एक और टर्म आता है एग्रीकल्चर को लेकर ही, स्पेशली जब इंदिरा गांधी की सरकार थी सेंटर में, तो उन्होंने 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू किया, क्योंकि किसानों के पास सुविधाएं नहीं थी कि वो लोन वगैरह ले सके। वो जाते थे, जिसको हम अलग अलग देश के हिस्से में चट्टी कहते हैं, शेट्टी कहते हैं, साहूकार कहते हैं, मांझन कहते हैं, डिफरेंट नाम से पुकारते हैं, उनके पास जाते थे और एक जो डेब्ट ट्रैप यानी जो ऋण जाल है उसमें फंस के रह जाते थे। अब ये ऋण जाल क्या होता था कि आपने कृषि करने के लिए पैसे लिए, खेती करने के लिए, फसल हुआ नहीं, चुका नहीं पाए आपने, ऊपर से इंटरेस्ट, कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहीं सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो बढ़ता जा रहा है। किसान सुसाइड करने के लिए विवश हो जाते थे। जो महाजन होते थे, साहूकार होते थे, आज भी आप गांव में देखते होंगे, खेत पे दावा कर देते हैं कि नहीं अब से ये हमारी खेत हो गई, तुमने हमारे पैसे नहीं चुकाए। तो इन सब चीज़ों के, इन सारी समस्या को दूर करने के लिए बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन शुरू हुआ, राष्ट्रीयकरण शुरू किया गया, और वहाँ से एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात शुरू हुई। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो एग्रीकल्चर है उनको भी रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है उसमें। एग्रीकल्चर को 40% टोटल बैंक को करना होता है, तो उसमें शायद 18% मेरे ख्याल से कृषि के लिए रखा गया है। तो लोगों में कुछ कृषि को लेकर एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ कि चलो भाई ठीक है, कम से कम महाजनों से छुटकारा मिल रहा है। अब 1 साल का ऋण जो है वो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल तक जो चल रहा था चक्र एक सर्कुलर वे में, वो कम से कम नहीं चलेगा। तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव थी। बैंकों ने कृषि एग्रीकल्चर के फील्ड में जब से लोन देना शुरू किया, तब से हरित क्रांति भी काफ़ी ज़ोर शोर से आगे बढ़ा, और हम एग्रीकल्चर के फील्ड में अपने यहाँ पे जो हमारी फूड नेसेसिटीज़ थी, जो खाने की चीज़ें हमें बाहर से, अमेरिका से ख़राब गेहूं की कहानी आपने सुनी होगी, वो सारी चीज़ें हम पूरी कर पाएँ। लेकिन ये चीज़ें तो हमने पूरी कर दी, लेकिन गांव में जो जुड़े हुए लोग थे एग्रीकल्चर से, उनके अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का एक कारण है जो आप समझ जाएंगे, मैं समझाऊंगा। इसके पीछे का एक कारण है कि सपोज कीजिए आप 2 भाई हैं, आपके पास 5 बीघा ज़मीन है, ठीक है। अब अगली पीढ़ी 4 भाई होगी। अब वो जो 5 बीघा ज़मीन है वो चारों में बढ़ गई, तो क्या हुआ, इससे जो जोतों का आकार है वो छोटा होता चला गया। पहले हम 5 बीघे पे खेती करते थे, अब आ गए 1 बीघे पे, फिर आ जाएंगे आधे बीघे पे, फिर खेती के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो जोतों का आकार है वो सिमटता चला गया और लोग खेती में ही लगे रहे। मतलब खेती के लिए जगह कम पड़ गई और लोग खेती में ही लगे रह गए। तो इससे क्या हुआ, एक जो बेरोजगारी जिसको हम लोग कहते हैं हिडन बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी उभर कर सामने आई। प्रच्छन्न बेरोजगारी मीन्स यही कि अब ज़रूरत नहीं है आधे कट्टे की खेत पर 5 आदमी काम करे, लेकिन फिर भी 5 आदमी लगे हुए हैं। सुबह मैं जा रहा हूँ खेत पे, शाम को मेरा भाई जा रहा है खेत पे, दोपहर को मेरी वाइफ जा रही है खेत पे। तो अब एक ही ज़मीन के टुकड़े पे, आधे कट्टे पे 5 आदमी जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में आज की डेट में भी देखने को मिलती है। तो इसको दूर करने का तरीका क्या है? दूर करने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये इम्पोर्टेंट बड़ा इसीलिए है क्योंकि इसको दूर करने का एक तरीका ये है कि हम
अगर 5 लोग हैं अपने परिवार में, तो हम क्या करें कि उस जो खेतों को उतना ही रहने दें, और उससे जो उपज हो रही है उसको हम 5 हिस्से में डिवाइड कर लें। तो उससे क्या होगा कि हम तकनीकी रूप से खेती कर पाएंगे। अब आधे घंटे की ज़मीन पे आप ट्रैक्टर से जोत नहीं सकते, हल बैल से जोतेंगे दिन भर लग जाएगा उसको जोतने में। अगर वही 5 बीघे की ज़मीन रहेगी तो आप ट्रैक्टर से फटाफट जोत देंगे, अच्छे से कटाई कर पाएंगे, हार्वेस्टिंग हो पाएगी मशीनों के ज़रिए। तो हम एक ये तरीका अपना सकते हैं कि हाँ चलो 5 कट्ठे की ज़मीन है, एक ही साथ रहने देते हैं, बाकी जो इससे उपज होगी सारे मिलाकर बंटवारा कर लेंगे, 5 भागों में बांट देंगे इसको। एक तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, जो समस्या आई, सबसे बड़ी समस्या, परंपरागत रूप से ये समस्या हमारे साथ व्याप्त है, वो समस्या आई कि कुछ हद तक हमने जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं उसको स्टोर करके रखा और उसी बीज का खेतों पे बार बार प्रयोग करते हैं। हम खेतों से अपने यहाँ से मैक्सिमम उपज चाहते हैं, लेकिन खेतों को रिलैक्स होने का मौका नहीं देते हैं। मतलब हम खेती करते जाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं कि हाँ भाई चलो थोड़े दिन के लिए इसको प्रति छोड़ते हैं, ताकि वो भी एक संसाधन है, रिसोर्स है वो भी। जिस तरह आप थकते हैं उस तरह खेत भी थक रही है, तो उसके थोड़े दिन के लिए उसे अगर आप छोड़ देंगे उसके हाल पे, तो वो अपने आप को फिर से अच्छा फील कर पाएगा, अपने आप को बूस्टअप कर पाएगी खेत, और फिर आपको अच्छी उपज दे पाएगी। दूसरी समस्या ये। तीसरी समस्या क्या है कि गांव में इनफैक्ट मेरे पापा भी फार्मर हैं, तो मैं देखता हूँ कि यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें बेहिसाब यूज़ होती है खेतों पर, मनमानी तरीके से। बस कुछ भी हो जाए, हमें उपज बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। मुझे मतलब नहीं है मिट्टी की हालत कुछ भी हो, वो जिए या बचे, मतलब नहीं है, लेकिन उपज बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, बड़े स्केल पे चाहिए। तो इससे दिक्कत क्या आई कि हमने तो जो मिट्टी है उसको तो किया ही, क्योंकि साइंस ये कहता है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और यूरिया है, इसका जो रेशियो होनी चाहिए वो 4:1 के रेशियो में खेतों में होनी चाहिए, लेकिन हम डालते हैं मनमाने तरीके से, इसको फॉलो नहीं करते हैं। NPK रेशियो कहते हैं इसको बुक्स में, 4:1 की मात्रा में होनी चाहिए। तो अब इसका उपाय क्या है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आगे बढ़ें, हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाएं, जो कि भाव्या फाउंडेशन आपको हेल्प कर रही है बनाने में, सिखा रही है। अगर आप नहीं जानते हैं कि किस तरीके से, तो इनके पास एक टीम है टेक्निकल जो आपको सिखाएगी कि हाँ आप इस तरीके से इस पर आगे बढ़ सकते हैं। भाव्या फाउंडेशन की बात यहाँ पे चल रही है, तो इन्होंने एक और बहुत अच्छा काम जो किया है समाज के अंदर। एक हमारे यहाँ पे नैतिक वैल्यूज़ की बहुत कमी है। हम शिक्षित तो हो जाते हैं, लेकिन नैतिकता जो इथोस है हमारी, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हम ऐसे माहौल में पले बढ़े होते हैं कि जहाँ पे सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कोई आदमी अगर गिर जा रहा है तो हमें हंसी आ जाती है, वो मज़ा आ गया उसको गिरते हुए देख के, लेकिन उसको जो चोट लगी है उसको हम फील नहीं कर पाते हैं। वही अगर हम गिरेंगे, मुझे चोट लगेगी तो मैं फील कर पाऊँगा, आप फील कर पाएंगे अपने दर्द को, लेकिन दूसरा हंस रहा होता है। तो ये भाव्या फाउंडेशन जो बच्चों के अंदर है, एक तरीके से इथोस को डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि आप पढ़ाई, बेसिक एजुकेशन के साथ साथ आपके लिए नैतिक शिक्षा भी ज़रूरी है। अगर कोई मुसीबत में फंसा हुआ है तो उसके निकालने के लिए आप उसके दर्द को समझिए। हमारे समाज में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इनफैक्ट मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है अपनी लाइफ में, अगर वो कोई डेथ कर गया है और उसके शव यात्रा पे जा रहे हैं तो वो पी के मज़े करते हैं, गाने गाते हैं, उनको वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूलेस हैं वो। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है और इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से ग्रूम कर रही है भाव्या फाउंडेशन। आप अपने बच्चों को इनके साथ जोड़िए। इनके जो टीम है वो टीम आगे आ रही है इन सारी चीज़ों को लेकर, एग्रीकल्चर में आगे आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे इसीलिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं कि आपके यहाँ पे पैसे की कमी है, आप अपने बच्चों को लगा रखा है काम में, क्योंकि भाई रोटी पानी का जुगाड़ भी तो होना चाहिए, पेट का सवाल है, तो आप अपने बच्चों को स्कूल जाने दीजिए। ये फाउंडेशन, भाव्या फाउंडेशन, आपके बीच सिर्फ इसीलिए नहीं कि इन्होंने एक नाम कमाना है, ये इसीलिए आपके बीच कि ये जन सेवा कर सके। आपको तरह तरह के स्किल्स सिखा रहे हैं, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस स्किल में आपको इंटरेस्ट है,
आप घर में बैठकर रोजगार हासिल कर सकते हैं इनके जरिए। लाइक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने इनके पेज पर देखा, एक फोटो जहाँ पे पटसन, हमारे यहाँ पे जो कुदरुम की खेती होती है उससे पटसन बनाते हैं हम लोग, और उसकी ये लोग पटसन लाकर परचेज कर लोगों को दे रहे हैं, गांव तक पहुंचा रहे हैं कि आप इनको हमें अच्छे से मिक्सअप करके दीजिए, इनकी रोप बनाएंगे, रस्सी बनाएंगे, रस्सी बन रही है इसकी, कहीं से रस्सी बनवाई जा रही है, उनको पैसे पेमेंट किए जा रहे हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो लोगों को भाव्या फाउंडेशन एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आई होप लोग आपसे और भी ज़्यादा जुड़ेंगे, और जो ये माइग्रेशन होता है बड़े स्केल पर हमारे इलाके से, स्पेशली ये पूर्वांचल यूपी बिहार का जो इलाका है, यहाँ से लोग बड़े स्तर पर माइग्रेट करते हैं और ये लोग काम करते हैं दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में। और हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये नहीं होती कि हम काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि हमारे साथ लोग ट्रीट अच्छे से नहीं करते हैं। हमें बड़ा ही संकीर्ण दिमाग से सोचते हैं लोग हमारे बारे में। ये बिहारी है तो गंदगी फैलाएगा, ये बिहारी है तो गुटखा पान खाकर थूकेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि हमें आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपने इलाके में जनरेट करना पड़ेगा, और भाव्या फाउंडेशन यही तो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप जुड़ें भाव्या फाउंडेशन, जो इस वक्त युवा हमारे बीच हैं, क्योंकि हम अब समाज को लीड करने वालों में से हम ही लोग हैं, हमें ही समाज को अपने आगे ले जाना है। और भाव्या फाउंडेशन की बात मैं कर रहा था कि ये लोग डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, स्वच्छता पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये आपके पोटेंशियल, जो आपकी कैपेसिटी है, जहाँ पे आपको स्कोप दिखता है, जहाँ पे लगता है कि नहीं आप आगे जा सकते हैं, अपने उस स्कोप को पहचानिए और इस फाउंडेशन के साथ जुड़कर उसको और ज़्यादा शार्प कीजिए। हाँ विवेक, आपने कहा है कि भाव्या फाउंडेशन की शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने की योजना के बारे में हम लोगों को जानकारी ज़रूर दें। तो वही मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा के फील्ड में भाव्या फाउंडेशन जो है बच्चों को, जो बच्चे चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं, मतलब अपने घर पे ही काम पे लगे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई गाय चरा रहा है, कोई भैंस चरा रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, कोई खेत पे काम कर रहा है, तो आपको उन बच्चों को निकालने के लिए ये फाउंडेशन प्रेरित कर रही है कि आप उन बच्चों को स्कूल भेजिए, उसके बदले मैं आपको काम दे रहा हूँ, आप घर बैठे काम कीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे संसाधन है, आप इनका इस्तेमाल कीजिए और जितना आप काम करेंगे आपकी स्किल के हिसाब से आपको पे करेंगे हम। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो भाव्या फाउंडेशन ने उठाया हुआ है। संस्कृति के फील्ड में भी मैंने बात की है विवेक, अभी थोड़ी देर पहले, शायद आप लेट से आए होंगे। तो संस्कृति के फील्ड में भी ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर आगे आ रही है। और इस फाउंडेशन ने जो कल्चरल लेवल पे बात करें तो लोगों के अंदर जो उनका टैलेंट है इस फील्ड में, स्पेशली गांव में टैलेंट की कमी नहीं है। कह रहे हैं ना, हीरा जो है वो कोयले के खदान से ही निकलता है। तो गांव वो कोयले का खदान है जहाँ पे हीरे की भरमार है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट रही, हमारी जो पॉलिसी मेकिंग रही, उसमें हमने कभी फोकस ही नहीं किया। हमने शहरों में हमेशा बड़े बड़े स्टेडियम बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वहाँ पे लोगों को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई, लेकिन गांव की जो प्लॉट है वो ऐसे ही खाली की खाली रह गई। वहाँ पे ना तो खेलने की कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई पाई। इनफैक्ट गांव में जो स्कूल है उसकी भी छत चू रही है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है सरकार को, ना तो आपके यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको फिक्र है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, हमें स्टेप लेने की ज़रूरत है, हमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, ताकि हम यहाँ पे पहुँचकर लोगों के बीच अवेयरनेस पहुँचा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें कि वो आगे आएँ और अपने गांव, जो भारत जहाँ बसता है, गांव में बसता है। महात्मा गांधी जी की ये कहावत है कि भारत गांव में बसता है। और एक्चुअली अगर भारत को आपको देखना है तो शहरों से निकलिए जनाब, गांव को देखिए, वहाँ की कल्चर, ओ माय गॉड, मज़ा आता है। मेरे गांव के बगल में ही एक गांव है, आज भी वहाँ पे दीवारों पे लोग मिट्टी से बिल्कुल नेचुरल कलर से दीवारों पे इतनी अच्छी अच्छी आर्ट परफॉर्म करते हैं, इतने अच्छे अच्छे डांस फॉर्म हैं उनके। वो सारी चीज़ें बड़े स्केल पर नहीं आ पाती है क्योंकि वो गांव के लोग हैं, उनको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं।
लेकिन शहर का एक स्टूडेंट जाता है, वो 4 गाने को 5 गाने को मिक्स करके अगर कहीं परफॉर्म कर देता है तो हम उसके लिए तालियां पीटते हैं, वाह क्या परफॉर्मेंस था यार, ज़बरदस्त। लेकिन आप नेचुरल चीज़ों को देखिए ना, वो आर्टिफिशियल है। तो इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है गांव में। और भाव्या फाउंडेशन जो आपके स्टेप्स हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच ऐसे फाउंडेशंस हैं। बेसिकली हम जब किसी एनजीओ या फाउंडेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं कि यार एनजीओ है, पैसे के लिए काम कर रहा है, फाउंडेशन है, पैसे के लिए काम कर रहा है, हमें क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। इस दुनिया में फेक लोग के अलावे रियल लोग भी हैं जो आपको हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी सोच रखते हैं, उसको अच्छे सांचे में ढालने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे इससे पहले भी एनजीओज़ की इनविटेशंस मेरे पास रहे हैं, बट मेरी भी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा नहीं रही। लेकिन जब इन लोगों के पेज को मैंने अच्छे से रिसर्च किया, इन लोगों की जो स्टोरी है उसको जानने की कोशिश की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्पेशली मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, इन चीज़ों से मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें पहचानने की ज़रूरत है। लोग गांव में कहते हैं, अरे बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो फलाना साहब ढिकाना साहब। अरे क्या करेंगे स्कूल भेज के, करना तो खेती ही है ना भाई साहब। आप उनको स्कूल भेजो बच्चों को, आप उसको एजुकेटेड तो करो, आप उसको शिक्षा तो लेने दो। उसके बाद देखना उसकी सोच जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी, और फिर वही सोच हमारे देश को आगे बढ़ाएगी। तो लोग गांव में, मैंने अक्सर देखा है, गांव की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रामीण एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है गांव, और इस खूबसूरती के साथ मेरा बचपन से ही जुड़ा लगा रहा है। वही कभी खजूर के पेड़ से खजूर पत्थर मार के तोड़ कर खाना, कभी आम के पेड़ से आम तोड़ कर खाना, कभी जामुन के पेड़ पे, इनफैक्ट 1-2 बार तो मैं गिर भी चुका हूँ पेड़ से खैर ये अलग मैटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको गाँव में देखने को मिलती है। नेचुरल एनवायरनमेंट है, लोगों के पास पोटेंशियल है। आखिर शहरों को शहर बनाने में गांव के लोगों का ही हाथ है। आज अगर आप शहरों की ओर जाते हैं, अगर देखते हैं कि गांव में कोई शहर में कोई मजदूर काम कर रहा है, तो वो शहर के लोग नहीं हैं, वो गांव से ही आए हुए लोग हैं, और वही शहर को शहर बना रहे हैं। तो जब गांव से आए हुए लोग शहर को शहर बना सकते हैं, तो ग्रामीण विकास के जरिए शहर को शहर बनाने की अपेक्षा गाँव के लोग गाँव को शहर क्यों नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं। सिर्फ कमी है हमारे अंदर डिज़ायर की, हमारी एक भूख होनी चाहिए। और ये भूख जो 60-70 साल के लोग हुए हैं उनके अंदर नहीं आएगी कभी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी निकल चुकी है। ये भूख आएगी हम जैसे युवाओं की, जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, जिनको समाज में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है। मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे कि जब तुम 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक पढ़ोगे और एक बड़े से पेपर पे गोला बनाकर जब तुम उस पे पेन की एक पॉइंट रखोगे, तो उस पॉइंट के बराबर भी इस दुनिया में हमारा अस्तित्व नहीं है। उस पॉइंट के बराबर भी, इस पॉइंट के बराबर भी हमारा अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इसी पॉइंट को जोड़ जोड़ कर वो गोला बनता है। तो उस गोले को बनाने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो ये बात चल रही है। अब थोड़ा मैं टॉपिक को और वाइड वे में खोलना चाहता हूँ कि आखिर भाव्या फाउंडेशन जो ये सारी चीज़ें कर रही है, इसका बेनिफिट क्या है। हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहा है, वाटर सेक्टर में काम कर रहा है, कल्चर सेक्टर पे काम कर रहा है। इन सारे सेक्टर में काम करने का बेनिफिट क्या है, क्या इसका महत्व है, उद्देश्य क्या है। तो ये जो भाव्या फाउंडेशन है, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना, गांव के लोगों का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाना, वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएँ, वो अपनी सेहत का ख्याल रख पाएँ, वो अपने घर में स्वच्छ जल इस्तेमाल कर पाएँ, उनके घर की स्थिति ऐसी हो कि बारिश हो तो उनके घर पे पानी ना टपके, ऐसी सिचुएशन ना हो कि खेत में पैदावार तो हो गई है लेकिन फसल को रखने की जगह नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, कनेक्टिविटी नहीं है, मार्केट हमारे पास नहीं है, हमने फसल की पैदावार तो कर ली लेकिन उसको मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को
एक तरीके से दूर करने की कोशिश इस फाउंडेशन के ज़रिए की जा रही है, और आई होप टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट इसका बेटर आएगा अगर ये टीम इसी तरीके से लगी रही। और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या 100% मैं मानता हूँ कि ये टीम इस पर लगी रहेगी, काम करती रहेगी, क्योंकि मैंने इनके काम को कई लोगों से सुना है। तो ये एक भाविया फाउंडेशन का उद्देश्य है कि हमारा जो गांव है, जो हमारा रूरल एरिया है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, सैनिटाइजेशन में हो, रिसोर्सेज में हो, सेल्फ डिपेंडेंसी हो लोगों की, इन सारे पिलर्स पर भाविया फाउंडेशन फोकस कर रही है और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को जोड़ें, इनके साथ कनेक्ट करें। भारत में एक कोऑपरेटिव आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अमूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पहले दूध उत्पादन तो हमारे यहाँ पे हमेशा से होता है, क्योंकि लोग और शहरों में ये चीज़ें कम होती है, लेकिन गांव में हर घर में आपको गाय भैंस ज़रूर मिलेगी देखने को। तो जो वर्गीश कुरियन थे, उन्होंने अमूल की नींव रखी। उन्होंने एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को इंडिया में जन्म दिया। एक तरीके से उन्होंने ग्रो किया कोऑपरेटिव मूवमेंट को, और वो मूवमेंट आज तक देखते देखते लाखों लोगों के लिए रोज़गार का साधन बन गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गांव में भी हो सकता है ऐसा कि हम जो लोग अभी यहाँ से माइग्रेट करके अपने गांव में गए हैं इस कोरोना क्राइसिस में, उनकी स्किल मैपिंग करें। कोई दिल्ली में रह कर टेलर का काम कर रहा था, कोई मुंबई में रहकर कुछ और काम, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा था। तो उन सारे लोगों की स्किल को जो है एक तरीके से मैप करके और उनकी एक सोसाइटी बनाएं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, उनको जोड़ें। और हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ये चीज़ें कि आप जुड़ें हमारे साथ, लोगों को जोड़कर अपने साथ जोड़ें, और हम बड़े स्केल पर शहरों से उन चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर गांव में उन चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर उनको शहरों तक पहुंचाएं। देखिए, इसमें बड़े लोगों को रोज़गार मिलेगा। गांव के लोग जब इकट्ठे होंगे तो एक तो सबसे ज़्यादा उनकी जो नेगोशिएशंस की पावर है वो बढ़ जाएगी। जो लोग एक मिनिमम वेज रेट है उससे भी कम पे काम कर रहे हैं, हर सरकार ने एक मजदूरी दर तय कर रखी है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कई जगह किए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किए हुए हैं। लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पे लोग 5-5 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, 6-6 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर है, अकेला है, निगोशिएट नहीं कर सकते वो लोगों के साथ। तो उन सबको जोड़कर हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएं कि आपको आपके स्किल के हिसाब से हम काम यही प्रोवाइड करवाएंगे। इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी भाविया फाउंडेशन को, इस फाउंडेशन के जितने भी टीम वर्कर हैं, और इनफैक्ट अब मैं भी उनके टीम में शामिल हूँ, मेरा भी अगर कंट्रीब्यूशन कहीं चाहिए इस फाउंडेशन को तो डेफिनेटली ईगरली मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बिजली पे काम कर रहे हैं, पानी पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, कृषि पे काम कर रहे हैं, इनकम पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, कल्चर पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप और करें, एक स्किल मैपिंग प्रोजेक्ट शुरू करें। जो गांव में लोग गए हुए हैं वो शहरों में रहकर क्या करते थे, अगर उनको उनकी स्किल के हिसाब से वहीं पे उनकी सैलरी क्या थी, किस कंडीशन में काम करते थे वो, क्या कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज़ उनके साथ थी या नहीं थी, इन सारी चीज़ों को हम ऐड करके एक डाटा तैयार करें और उनको उनकी स्किल के हिसाब से काम प्रोवाइड करें, तो आई थिंक सुपर होगा ये उनके लिए। फिर ये जो माइग्रेशन बड़े स्केल पर देखने के लिए मिलता है वो नहीं हो पाएगा, और हमारा जो गांव है वो प्रोडक्शन का धीरे धीरे हब बनकर निकलेगा। एमएस की जो बात हो रही है, स्मॉल मीडियम इन सारे इंडस्ट्रीज की जो बात हो रही है, उसका सेटअप गांव में ही तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ को करने की कोशिश करें। आई होप मेरे ख्याल से भाविया फाउंडेशन की जो भी मेंबर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बारे में सोच रहे होंगे और डेफिनेटली इस बारे में कुछ कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और काफ़ी टाइम दिया आपने, तो मुझे भी अच्छा लगा भाविया फाउंडेशन के इस पेज पर आकर आज आपके साथ इंटरेक्शन करने का, अपनी जो दिल की बात थी वो कहने का, अपने कुछ आइडियाज़, कुछ वैल्यूज़ शेयर करने का।
मौका मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच वाविया फाउंडेशन की पूरी टीम को, और स्पेशली विवेक जिन्होंने मुझे अप्रोच किया इस चीज़ के लिए। थैंक यू विवेक, बड़ा अच्छा लगा। एक दो कमेंट जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसको मैं ले लेता हूँ ताकि आप लोग चलिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रज्ञा सिंह, विक्रम कुमार पांडे, तबिश राज, नेहा चंद्रा, अमित कुमार, अभिषेक कुमार, राहुल सिन्हा, एक बंगाली कोई मैम है, बंगाली में इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, मुझे बंगाली आती नहीं है, बस इतनी आती है आमी खूब भालो, इतनी आती है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं आती है। की कोरिची तुमी, ये सारी चीज़ें फिल्मों से देख देख कर सीखा है, तो इनका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा। विवेक वर्मा, थैंक यू सो मच विवेक। अभिषेक कुमार, अभिषेक आदित्य, जस्ट नाउ, गुड नाइस नेम। आर राज तूरी, श्रेयांश शाह, नीतीश गुप्ता, कृति मरैया, ADV कुमार राहुल, अभिषेक कुमार, बिट्टू जी बट्टू, राज निकेत, रतन शाह, गौतम सिंह राजपूत, आशीष सांडलिया, शर्मा जी का शेर, ओ माय गॉड दैट्स गुड। तो इतने सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड रहे मेरे साथ। आई थिंक अब ज़्यादा इस सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बातें तो बहुत सारी है जो आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर आऊँगा आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए। और आज के सेशन को एक अगेन श्रद्धांजलि के साथ, जो हमारे वीर शहीद हैं 20 लोगों ने जिन्होंने गलवान घाटी में भारत की मिट्टी की सुरक्षा करते हुए अपने जान की बाजी लगाई, तो उनके लिए एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस पेज के माध्यम से मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, और फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर आपसे रूबरू होगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मेरे साथ, एंड थैंक्स अलॉट फॉर योर बेस्ट कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। और कुछ चीज़ें अगर आपको पसंद ना आई हो तो आई थिंक वो भी आप शेयर करते तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती, क्योंकि अगर मुझे कोई मेरी नेगेटिविटी बताती है तो या बताता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप आप मेरी आईडी पे फेसबुक पे भी कमेंट करेंगे, इस पेज पे जो लाइव सेशन जिन्होंने देखा, इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारे बीच कोई इंटरेक्शन सेशन हो तो वहाँ पे मैं उन चीज़ों में सुधार कर सकूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल गाइज, थैंक्स अगेन।